शुरुआत से लेकर अंत तक, कोर्ट से शुरुआत, कोर्ट से खत्म। दरअसल वोटों की गिनती के लिए सुपरवाइजर और सहायक के तौर पर केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों की, यानी केंद्र की पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती को लेकर टीएमसी ने ऐतराज जताया था और कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जो खारिज हुई। तो इस मामले पर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट गई, जहां आज सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने ये साफ किया, स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास इस बात का विशेषाधिकार है कि मतगणना के लिए किन अधिकारियों का चयन करना है, किन का नहीं करना है। इस याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की एक स्पेशल बेंच का गठन किया गया, क्योंकि आज शनिवार का दिन था और आज कोर्ट बंद होता है जनरली, लेकिन आज स्पेशल बेंच का गठन किया गया। ये इसलिए क्योंकि मंडे को काउंटिंग है, उससे पहले आज इसे सुन लिया जाए, इस पर सुनवाई कर दी जाए और फैसला भी बता दिया जाए। जस्टिस बागची ने कहा, यहां पर जस्टिस बागची ने कहा कि यह विकल्प खुला है कि गिनती सुपरवाइजर यानी काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग सहायक केंद्र सरकार के हो सकते हैं या राज्य सरकार के। यह विकल्प खुला हुआ है, इसीलिए जब यह विकल्प खुला है तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि यह अधिसूचना नियमों के विपरीत है। समझ गए आप क्या कह रहा है यहां सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद टीएमसी ने चुनाव आयोग के सर्कुलर को, यानी उनका जो सर्कुलर उन्होंने जारी किया है, उसको सख्ती से लागू करने की मांग की। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया कि दिशा निर्देशों का ठीक से पालन किया जा रहा है। यहाँ पर माफी चाहूँगा, अदालत का जो इसको चुनाव आयोग को आश्वासन दिया कि दिशा निर्देशों का ठीक से पालन हो। इस खबर को कई चैनलों ने, टेलीविजन चैनल, न्यूज़ चैनलों ने, गोदी मीडिया के चैनलों ने कह सकते हैं, टीएमसी के लिए बड़ा झटका बताया। जबकि और दिन भर ये बताते रहे कि टीएमसी को बड़ा झटका, जबकि टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने समझाया है कि ये असल में ज्ञानेश कुमार के लिए बड़ा झटका है। एक पोस्ट में सागरिका घोष ने क्या लिखा है जरा आपके सामने ला रहा हूं। सागरिका घोष का लिखना है कि ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है, ब्रैकेट में है, नहीं ये टीएमसी के लिए झटका नहीं है, जैसा कि कुछ गोदी मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मतगणना कर्मचारियों का चयन केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारियों में से रैंडमली किया जाना चाहिए। ये केवल केंद्रीय या सार्वजनिक क्षेत्र के यानी पीएसयू के उपक्रमों के कर्मचारियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ने इसका पालन करने का वादा किया है। यानी फिर से स्कोर ज्ञानेश 0 और टीएमसी 1 है। यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अलावा टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच भी एक मुकाबला चल ही रहा है, जिसमें इस चुनाव में घमासान बढ़ता दिख रहा है। वैसे चुनाव आयोग ने काउंटिंग के लिए 165 एडिशनल काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं, ताकि मतगणना प्रक्रिया और कानून व्यवस्था की निगरानी मजबूती के साथ की जा सके। और चुनाव आयोग के मुताबिक इनकी तैनाती का उद्देश्य मतगणना को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराना है। यहाँ आप देखिए, इसकी तैनाती का मुख्य उद्देश्य मतगणना को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराना है। ये नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20B के तहत की गई हैं। इस दौरान सभी ऑब्जर्वर आयोग के निर्देशन में काम करेंगे। अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर उन 165 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त किए गए हैं जहां एक से अधिक काउंटिंग हॉल हैं, ताकि मुख्य ऑब्जर्वर को सहायता मिल सके। वहीं पुलिस ऑब्जर्वर काउंटिंग सेंटर के आसपास सुरक्षा और कानून व्यवस्था की निगरानी करेंगे। वे काउंटिंग हॉल के अंदर किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं करेंगे। ये यहाँ साफ साफ कहा गया है, पुलिस ऑब्जर्वर के लिए काउंटिंग हॉल में वो किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं करेंगे। इधर चुनाव आयोग ने एक और अहम फैसले में आज दक्षिण 24 परगना जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग करवाई है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर 11 बूथों पर, और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में 4 बूथों पर वोटिंग हुई है।
चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58(2) के तहत वहां का मतदान रद्द कर दिया था और दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल बीजेपी का कहना था कि इन बूथों में लगी हुई ईवीएम पर बीजेपी के बटन पर टेप लगा दिया गया था, इसीलिए गड़बड़ी हुई है। तो चुनाव आयोग ने फिर वोटिंग का फैसला लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक राज्य में 2 चरणों में मतदान के बावजूद कुछ बूथों पर फिर से वोटिंग की जरूरत पड़े क्योंकि गड़बड़ी के आरोप लगे, तो फिर मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को किस तरह से अमल में लाएगी, ये बड़ा सवाल यहां पैदा होता है। खैर, मोदी जी का यह सपना कब पूरा होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो चुनाव आयोग ने पहले से पुख्ता तैयारी के दावे किए थे। बड़ी संख्या में वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के जवान, तमाम इन सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। कई तबादले हुए, दूसरे राज्यों से अधिकारियों को लाया गया। इस सब के बावजूद चुनाव में धांधली अगर होती है तो क्या चुनाव आयोग इसमें अपनी कमजोरी स्वीकार करेगा? वैसे पश्चिम बंगाल में जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है, फिर भी उसे डर क्यों लग रहा है, अब ये सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल शुवेंदु अधिकारी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो जनादेश स्वीकार करने और शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी का ये वीडियो जरा सुन लीजिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल में होने क्या जा रहा है। आप जानते हैं शुवेंदु अधिकारी कभी टीएमसी के नेता होते थे और ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी होते थे। और ये भी जानिए कि जब ममता बनर्जी नंदीग्राम में धरना दे रही थी, उस वक्त पूरा का पूरा उनके इस पूरे प्रोजेक्ट को, धरना कार्यक्रम को संचालित शुवेंदु अधिकारी कर रहे थे। राइट हैंड थे ममता बनर्जी के, लेकिन पिछले चुनाव में 2021 के चुनाव में वो बीजेपी में चले गए। ममता बनर्जी को उन्होंने नंदीग्राम से 2000 से कम वोटों से हराया था और इस बार वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं और इधर भवानीपुर से लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी सिर्फ एक जगह से चुनाव लड़ रही हैं, वो है भवानीपुर, और भवानीपुर में ममता बनर्जी के सामने शुवेंदु अधिकारी आ गए हैं। तो ये तो शुवेंदु अधिकारी का परिचय आपके सामने रखा, लेकिन शुवेंदु अधिकारी इस चुनाव वोटिंग समापन के बाद कह क्या रहे हैं, जरा सुनिए। शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बार पुष्पल वायलेंस हुआ 2021 में, इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोक झोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता के ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का, मेरा पास सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 हजार राज्य सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है, आम जनता को नुकसान पहुंचाता है, आम कार्यकर्ता का ऊपर आघात होता है। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। जनता जनादेश दे दिया है, उसको अच्छा तरीके से करने दीजिए। और इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, कलकत्ता पुलिस, सबका साथ कोऑपरेशन करना हर कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट का काम है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर शुवेंदु अधिकारी अब कह रहे हैं शांति व्यवस्था। शुवेंदु अधिकारी के ये तेवर एकदम से क्यों बदले हुए हैं, बदला सा तेवर क्यों यहां है, ये इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं ममता बनर्जी ने भी आज तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों और काउंटिंग एजेंटों के साथ मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी कि उनकी मेहनत रंग लाई है और जीत उनकी ही होगी, उनकी पार्टी की होगी। लेकिन साथ में यह भी कहा है कि काउंटिंग सेंटर पर डटे रहें, चाहे रात के 2 क्यों न बज जाए, लेकिन आप काउंटिंग सेंटर पर रहिए। 200 से अधिक सीटों पर जीत का दावा करते हुए ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और यह लड़ाई भी उनके पक्ष में ही खत्म हो रही है, यह तय मानिए। यह ममता बनर्जी कह रही थी। मुख्यमंत्री ने यानी ममता बनर्जी ने मतगणना के दौरान नैरो मार्जिन यानी कम अंतर वाली सीटों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। ममता बनर्जी ने एजेंटों से कहा है, अपने एजेंटों से कहा है कि अगर किसी सीट पर 200-300 वोटों के अंतर से नतीजे विपक्ष के पक्ष में जा रहे हों तो बिना देर किए रिकाउंटिंग की मांग की जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया कि जीत का सर्टिफिकेट लेने तक वो पूरी तरह सतर्क रहें और किसी भी छोटी गड़बड़ी को नजरअंदाज न करें।
इसके अलावा एग्जिट पोल के आंकड़े सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि एग्जिट पोल कुछ और नहीं बल्कि शेयर बाजार को मैनिपुलेट करने और निवेशकों को प्रभावित करने की एक कोशिश है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इसी तरह के दावे 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भी किए गए थे, जो बाद में गलत साबित हुए। टीएमसी हर कदम को यहां दोस्तों फूंक फूंक कर रख रही है और यह ममता बनर्जी के इस बयान से समझ में आ रहा है जो उन्होंने आज मीटिंग की है शाम को 4 बजे। इधर कपिल सिब्बल वरिष्ठतम वकीलों में से एक आप जानते हैं और राज्यसभा सांसद भी। कपिल सिब्बल ने आज एक सलाह विपक्ष को दी है जिसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने का अधिकार रखता है, लेकिन कैंडिडेट आरटीआई लगाकर इसे मांगें और अपने पास सुरक्षित रखें ताकि कोई गड़बड़ी हो तो वो सबूत के तौर पर दिखा सके। आइए जरा कपिल सिब्बल को सुनिए। सीसीटीवी से जो भी पोलिंग बूथ में हो रहा है, काउंटिंग में हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब जब रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर किस चीज का डर है? अब इलेक्शन कमीशन का ये एक प्रावधान है कि 45 दिन के बाद वो रिकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि गड़बड़ी आप करोगे, अगर करोगे तो, और 45 दिन के बाद आप उसको रखोगे नहीं तो कैसे तय होगा कि क्या हुआ पोलिंग काउंटिंग में? कोई नहीं तय कर पाएगा ना। तो ये भी हम बात सुप्रीम कोर्ट के आगे आने वाले दिनों में लाएंगे कि ये जो सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है, ये आप सिक्योरिटी के साथ आपको सबको रखनी चाहिए। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो भी वहां कैंडिडेट लड़ रहा है विपक्ष का, वो आरटीआई डालकर ये कहे कि साहब आप हमें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दीजिए, ताकि हमारे पास भी फुटेज हो। अगर नहीं रखते तो हमारे पास तो हो ना, और नहीं देते अगर तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा। तो हर चीज आप राजनीति में चुनाव तो लड़ सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि सारा देश, मतलब कि आपकी सारी सरकार एक प्रदेश के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरी लाइन यहां महत्वपूर्ण कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा देश, पूरी सरकार जो है वो एक प्रदेश की सरकार के खिलाफ हो जाए। यानी केंद्र सरकार प्रदेश में जो, यानी पश्चिम बंगाल में जो अभी ममता बनर्जी की सरकार है उसके खिलाफ हो जाए। विपक्ष की तैयारी दोस्तों यहां पर, और टीएमसी की पहरेदारी, और इन सब के बीच बीजेपी की तरफ से बार बार जीत का दावा यह बता रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में अभी कई बड़े उलटफेर होने बाकी हैं और इसमें किसके पैरों से जमीन खिसकेगी, आज इस पर चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग का प्लान, गेम जो है, प्लान कैसे फेल हुआ है ये समझेंगे, और कैसे 200 सीट जीतेगी टीएमसी ये भी समझेंगे इस चर्चा के दौरान। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अंशु जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जी आपका स्वागत। और हमारे साथ प्रफुल्ल कोलख्यान जी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी। स्वामी जी आपके पास ही आना चाहता हूं। आप जो बातें कल कह रहे थे वही बात तो आज ममता बनर्जी दोहरा रही हैं। मैनिपुलेशन, निवेशकों को अट्रैक्ट करने की कोशिश, ये सारी बातें तो आप कल कह रहे थे। लगता है आपके वक्तव्य को ममता बनर्जी ने सुन लिया है और इसीलिए आज अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही थी, ये साफ दिखाई दे रहा है। स्वामी जी जरा समझना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी चीज हम लोगों ने, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की गई हैं उन दलीलों को हम लोगों ने शब्दशः वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर यह वादा करके सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग गया है कि हमने जो सर्कुलर निकाला है उस सर्कुलर को शब्दशः उसका पालन करेंगे। सर्कुलर में आर्टिकल 324, संविधान की धारा 324 चुनाव करवाने, चुनाव आयोग को बहुत सारे वहां पर अधिकार तो देता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोलता है कि यहां जो ऑब्जर्वर आप रखेंगे उस ऑब्जर्वर को में कोई वो सरकारी कर्मचारी होने चाहिए, वो केंद्र सरकार के ही कर्मचारी नहीं होने चाहिए। कपिल सिब्बल चालाक वकील हैं, आप जानते हैं। कपिल सिब्बल तुरंत मान गए, बोले हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूं, बिल्कुल सही है, मैं इस चीज को चुनौती दे भी नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसका अक्षरशः पालन हो, शब्दशः पालन हो, और सीसीटीवी फुटेज रखे जाएं 45। तो तुरंत वहां पर वकील साहब ने जो डीएस नायडू जो वकील थे
इलेक्शन कमीशन की तरफ से DS नायडू ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल हम सब रखेंगे और 45 दिन तक तो ऐसे भी हमको रखना है फुटेज, ये सारी बातें। उसके बाद यहां मीडिया में चलने लगा ममता बनर्जी की हार, TMC की बड़ी हार, TMC को झटका। अब क्या बताएं, ये तो खैर चलाना ही पड़ता है इन लोगों को, क्या करेंगे, रोजी रोटी का सवाल है, बिके हुए लोग। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि इसके बाद जिसमें जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि शुरुआत में भी सुप्रीम कोर्ट, अब काउंटिंग के लिए भी, मतलब चुनाव के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, काउंटिंग के लिए भी TMC को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। अब आगे भी लगता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, या ममता बनर्जी का जो उत्साह है कि 200 पार तो हम कर ही रहे हैं, TMC जीतेगी 200 सीट जो कह रही है ममता बनर्जी, इसमें कितना दम दिखाई देता है आपको स्वामी जी? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में अपनी बात को पुनः मैं दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने इसको इतना हाई स्टेक इलेक्शन क्यों बनाया, ये बात समझने में मैं असमर्थ हूं। क्योंकि देखिए ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगर जनमत का वहां पे अनुमान लगाया जाए कि जनमत के हिसाब से TMC को कितनी सीटें मिलनी चाहिए और BJP को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, 200 सीटें TMC को 100% मिलनी चाहिए। और ये बंगाली लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वहां पे 200 सीटें मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए ममता दीदी जीत गई, मान लीजिए जीत गई, दो ही विकल्प हैं, या तो जीतेंगी या हारेंगी। अगर TMC जीत गई, इसका मतलब यह है इतनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस लगाने के बावजूद, अमित शाह जी के 15 दिन वहां रहने के बावजूद, इतना ज्यादा मैनिपुलेशन करने के बावजूद, इतना ज्यादा वो एक दबंग IPS अधिकारी द्वारा वहां भेजने के बावजूद, अगर वहां TMC जीत जाती है, इसका मतलब यह है कि आपके पैर उखड़ने शुरू हो गए। अच्छा, मान लीजिए आप हेर फेर कर लेते हैं, मान लीजिए जनमत का आप बिल्कुल अपमान कर देते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जिता देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां का जो प्रदेश का नागरिक है वो ये समझेगा कि ये एक प्रकार का इन्वेजन है वहां के कल्चर के ऊपर। और मैं कई लोग, प्रबुद्ध लोगों को सुन रहा था बंगाल के, और ये दोनों विकल्पों पे बात हो रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो क्या होगा। तो लोगों ने बताया साहब, पहला तो यह होगा कि वहां 1,500 रुपए जो महिलाओं को मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे जो वहां के लोकल रिलीजियस फंक्शंस हैं उनके ऊपर जो हमारे हिंदी हार्टलैंड के फंक्शंस हैं, रिलीजियस फंक्शंस, वो सुपर इंपोज कर देंगे। तीसरा ये हो जाएगा कि वहां पे जैसे दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, और उसके बाद झुग्गियां तोड़नी शुरू कर दी थी। देखिए मैं जब कलकत्ता गया राजीव जी, तो मैंने एक चीज बड़ी अच्छी नोट की और मुझे अच्छी लगी। वहां पे जो फुटपाथ पे लोग बैठते हैं, लाखों करोड़ों लोग बैठते हैं, जिनको सरकार नौकरी नहीं दे पाई, जिनको एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। एक तो उनके परिवार में अगर 2-3 महिला है, ज्वाइंट फैमिली है, और एक आध बेरोजगार युवा है, तो 10-12 हजार रुपए तो उनको वैसे ही ममता बनर्जी दे देती हैं। इसके अलावा फुटपाथ पे वो 15-20 हजार रुपए कमा लेते हैं, 25-30 हजार रुपए उनका कमा लेते हैं। बंगाल में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, इसलिए उनका काम चल जाता है। आप सोचिए अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आ गई तो क्या वहां ये फुटपाथ पे बैठे हुए रहती पट्टी वालों को बैठने देगी? वहां तो डिमोलिशन शुरू कर देगी। बिहार के अंदर भी इन्होंने डिमोलिशन शुरू कर दिया, दिल्ली के अंदर वादा करने के बावजूद इन्होंने डिमोलिशन शुरू कर दिया। और एक घटना राजीव जी आज आपको और पता होगी, बांग्लादेश के अंदर वहां की सरकार ने हमारे भारत के उच्चायुक्त को बुला के इस बात के लिए कहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस प्रकार के स्टेटमेंट मुसलमानों के बारे में दिए हैं, मियां 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 करके कि 5 रुपए है तो उन्हें 4 रुपए दो, इस पे आपत्ति जताई है। ये सोचिए कि नेपाल हमारे देश से निर्यात होने वाली कोई भी आदमी अगर 100 रुपए से ज्यादा की चीज लेके जाता है तो उस पर टैक्स लगा रहा है, और बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश ये कह रहा है कि भारत के उच्चायुक्त को बुला के चेतावनी दे रहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा को इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल पक्की है, और 100% जो मैं कह रहा था बिल्कुल इस पे, क्योंकि ये साइंस है, इस साइंस में सबको समझ में आता है। अच्छा, हेमंत बिश्व शर्मा की बात को जो आपने इंटरप्रेट किया राजीव जी, उन्होंने कहा शांति रखिए शांति रखिए शांति रखिए। कारण यह है वो शांति की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर TMC जीत गई, क्योंकि आपको पता होगा कुछ जगह वहां पे हिंसा भी शुरू हो गई जो नहीं होनी चाहिए। और हिंसा कौन करता है? जो शुभेंदु अधिकारी की, सॉरी शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सब लोग हाथ जोड़ के, उन्होंने कहा ममता जी कहा, अभी तक वो ममता जी नहीं कहते थे, उन्होंने ममता जी कहा। इसका मतलब यह है कि या तो उनको लग रहा है कि ममता बनर्जी को, ये देखिए आप जो कह रहे हैं उसका प्रमाण है, देखिए जी 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 अपनी बात। तो अगर ममता, इसका मतलब ये रहम रखो, क्योंकि वहां सुना हिंसा हो गई है शुरू, जो होनी नहीं चाहिए। और हिंसा कौन करता है? जो जीतता है, जो हारता है वो कहता है कि हिंसा हमारे खिलाफ हो रही है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हम लोग को गांधीवादी रास्ते पे चलना चाहिए।
और दूसरा शायद ये भी चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो जीतेंगे तो बेईमानी से जीतेंगे। तो अगर बेईमानी से जीतेंगे तो जो मैं कल निवेदन कर रहा था और अभी भी मैं स्टैंड करता हूं अपनी बात को, भाई मैं तो राजीव जी डॉक्टर लोहिया का बचपन से प्रशंसक था। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, और यह भी महात्मा गांधी ने कहा था कि जो अत्याचार करता है उससे ज्यादा दोषी वो होता है जो अत्याचार को सहता है। तो अब तो हमारे कान पक गए अपोजिशन लीडर्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट को देख देख के कि हरियाणा में बेईमानी हो गई, वहां बेईमानी हो गई, यहां ब्राजीलियन मॉडल ने वोट दे दिया, वहां 200 लोगों ने वोट दे दिया, वहां एक मकान में 400 लोग थे। अरे भैया ये प्रॉब्लम हम समझ गए, बताओ आगे क्या कर रहा है, तुम क्या करोगे, और तुम्हारे नेतृत्व का मतलब क्या है, तुम्हारी लीडरशिप का क्या मतलब है। तुम देश को गाइडेंस दो, देश के लोकतंत्र को बचाओ, देश के संविधान को बचाओ, और उसके लिए महात्मा गांधी के रास्ते पे चलो। अहिंसात्मक समज्ञा आंदोलन जो था, असहयोग का आंदोलन था, उसको अपनाओ और हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान को वापस लाओ। लेकिन अगर तुम अनाचार और अत्याचार को सहते हो तो मानी बात है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट राजीव जी कह रहा हूं, मेरा यह मानना है इस इलेक्शन के बाद अगर इस विपक्ष ने अपनी लोकतंत्र को बचाने के लिए उसकी मुहिम को चालू नहीं किया, लोग इनका साथ छोड़ देंगे, लोग अपोजिशन का साथ छोड़ देंगे। लोग इसलिए अपोजिशन का साथ छोड़ देंगे, देखिए पिटता कौन है, ग्रास रूट लेवल वर्कर जो गांव के अंदर अपना झंडा ढो रहा है, टीएमसी का या कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का या आरजेडी का, पिटता वो है। फर्जी केस उस पे होते हैं, बड़े बड़े नेता तो बड़े बड़े वकीलों को रखकर अपनी जमानत करा लेते हैं, छोटा आदमी बेचारा जेल में सड़ता है। वो क्यों आपके लिए लड़ेगा जब आप बेईमानी होने के बावजूद कोई प्रोटेस्ट नहीं करते हो और गांधीवादी तरीके से कोई आंदोलन नहीं चलाते हो। इसका मतलब यह है स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं। मुझे लगता है 4 तारीख को, देखिए ये भी बिल्कुल पक्का है कि 4 तारीख को सुबह जब आप ट्रेंड देखेंगे तो टीएमसी जीतती हुई दिखेगी, लेकिन उसके बाद 2-2:30 बजे अमित शाह साहब लैंड करेंगे कलकत्ता में, वहां जाके 5 स्टार पुराने वाले होटल में रहेंगे, सारे सीसीटीवी बंद कर दिए जाएंगे, उसके बाद वो क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, कैसे करेंगे, और उसके बाद आप देखिएगा 4 बजे के बाद। तो इसलिए जब भी हम लोग 4 तारीख को वहां पे बैठेंगे रिव्यू के लिए, तो हम लोग 2-3 बजे के पहले कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। और ये भी बात बिल्कुल सही है राजीव जी जो ममता बनर्जी ने कहा है, एक एक सीट के लिए, एक एक वोट के लिए वहां पे कार्यकर्ताओं को रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा डिमोरलाइज करने का खेल है। और ये भी बिल्कुल पक्की बात है जो ममता बनर्जी ने कहा है, ये मात्र खेल था। और आप अगर इसका डाटा निकलवाएंगे स्टॉक एक्सचेंजेस से तो आपको पता चलेगा कि जो थर्सडे को शेयर मार्केट नहीं गिरा है और ये मैसेज देके कि बीजेपी जीत रही है, एग्जिट पोल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने करोड़ों रुपए के शेयर बेचे होंगे। और जब ये मार्केट 4-5% मार्केट, अगर ये मार्केट देखिए मार्केट ही ट्रेंड बता देगा, उसके लिए कोई एग्जिट पोल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सुबह जब मार्केट खुला और मार्केट गिरना शुरू हो गया, इसका माने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। और अगर मार्केट बढ़ा और कैसे ट्रेंड होगा और कैसे वो ऊपर नीचे जाएगा उसको ऑब्जर्व करेंगे। जो मैं आपके साथ डीबी लाइव में बैठूंगा तो उसको एनालाइज करके उसका समीक्षा हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसकी समीक्षा करेंगे। और ये तो होगा ही उस वक्त। ये 4 तारीख की बात हो रही है। 4 तारीख को सुबह 6 बजे से डीबी लाइव पर लगातार आप रिजल्ट से संबंधित जो नतीजे आएंगे उससे संबंधित तमाम खबरें देखेंगे और लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे तब तक जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, पूरा विदाउट एनी ब्रेक। आना चाहता हूं जल्दी से प्रशांत जी आपके पास, जरा आपसे समझूं कि इस वक्त जो वहाँ चल रहा है, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट टीएमसी आ रही है, आज सुप्रीम कोर्ट आ गई, विशेष बेंच वहाँ पर स्पेशल बेंच बैठ गई और बेंच का फैसला भी, ऑर्डर भी आ गया। ऑर्डर में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा बेंच को। बेंच ने सीधा सीधा यही कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से वकील साहब जो हैं नायडू साहब, उन्होंने जो कहा है इसी को रिकॉर्ड पे ले रहे हैं हम, और दिस इज़ ऑर्डर। उन्होंने साफ साफ कह दिया यही ऑर्डर है। और ऑर्डर क्या था? यही था कि जो आपने सर्कुलर निकाला है उस सर्कुलर का अक्षरशः पालन करेंगे, शब्दशः पालन करेंगे। और यही डिमांड कपिल सिब्बल की तरफ से हुई, टीएमसी की तरफ से हुई कि चुनाव आयोग सरकारी कर्मचारियों को ऑब्जर्वर बनाएगा, पहली बात। लेकिन इसमें ये नहीं है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो केंद्र के ही होंगे, वो राज्य के भी हो सकते हैं। दूसरी बात, रिटर्निंग ऑफिसर, चुनाव आयोग ने भी कहा रिटर्निंग ऑफिसर इज द सुप्रीम। रिटर्निंग ऑफिसर को हम कहीं भी यहाँ उनकी जो ताकत है उसको कम नहीं कर रहे हैं। बात खत्म हो गई, यही तो बात थी।
लेकिन इसके बाद आपने देखा होगा तमाम चैनलों पे टीएमसी की बड़ी हार सुप्रीम कोर्ट में कहा जाने लगा। बाद में यहाँ सबको आना पड़ा, सागरिका घोष को, कुणाल घोष को, फिर कपिल सिब्बल जो केस लड़ रहे थे उनको, इन सबको आना पड़ा। जरा इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। दूसरी टिप्पणी जो ममता बनर्जी ने, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल टिप्पणी, पॉलिटिकल जो घटनाक्रम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ममता बनर्जी का आज अपने तमाम एजेंटों से, जितने कैंडिडेट्स हैं टीएमसी के, उनसे बातचीत, इसके क्या मायने देखे जाएं? और शुभेंदु अधिकारी का बयान आपने सुन लिया। देखिए, बहुत ही असाधारण चुनाव है, बहुत एबनॉर्मल चुनाव है। ममता बनर्जी सिर्फ बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से। ममता बनर्जी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन है, ममता बनर्जी के खिलाफ तमाम सारे जो सिस्टम है केंद्र सरकार का वो है, और ममता बनर्जी के खिलाफ या पश्चिम बंगाल की जनता के खिलाफ एक गोदी मीडिया भी है बहुत बड़ा, जो कवर फायर देता है सरकार को। तो पूरा जो सरकारी अमला है वो ममता बनर्जी या पश्चिम बंगाल के खिलाफ खड़ा है। और इसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ये एबनॉर्मल चुनाव है। अब माननीय जजों को एक बात जरूर पूछनी चाहिए थी चुनाव आयोग से, कि चुनाव आयोग को बीजेपी के लिए इतनी परेशानी क्यों है, कि चुनाव आयोग ने ये सर्कुलर तमिलनाडु के बारे में क्यों नहीं जारी किया, ये केरल के बारे में क्यों नहीं है, ये असम के बारे में क्यों नहीं है, केवल पश्चिम बंगाल में, जो अभी प्रोफेसर स्वामी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में स्टेक्स बहुत हाई क्यों है। तो परेशानी इलेक्शन कमीशन को सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्यों हो रही है, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को पूछना चाहिए था कि भाई आपने, भाई 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्य और एक यूटी में, तो उन सब जगह भी क्या आप इतनी सतर्क हैं? क्यों डीएमके से कोई खतरा नहीं है इनको? वहां पे यूडीएफ और एलडीएफ है, उसमें कोई खतरा नहीं है, सिर्फ खतरा ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस से है। ये सवाल भी तो पूछना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट को। खैर, देखिए, कल भी हमने ये कहा था, फिर कह रहा हूं कि सेक्शन 21 और 22 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो जिम्मेदार अधिकारी है। रिटर्निंग ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ऑब्जर्वर का रोल है। ऑब्जर्वर डायरेक्शन दे सकता है, बिल्कुल, रिकाउंटिंग कहाँ होनी है, कब काउंटिंग रोकनी है, कब चलानी है। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है काउंटिंग रोकनी है तो ऑब्जर्वर जो है सलाह दे सकता है रिटर्निंग ऑफिसर को, लेकिन विक्ट्री सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर देता है। रिटर्निंग ऑफिसर इंचार्ज है इलेक्शन का, और वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और बहुत साफ लिखा हुआ है सेक्शन 21 में कि रिटर्निंग ऑफिसर बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। और ये कंसल्टेशन कोई वॉलंटरी नहीं है, ये मैंडेटरी है। ये नहीं कि हमारी मर्जी होगी तो हम करेंगे और मर्जी होगी तो नहीं करेंगे। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के कोई जमींदार नहीं है, कोई सामंत नहीं है। अगर अपना विशेषाधिकार भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका विशेषाधिकार है, उनका विशेषाधिकार वेल डिफाइंड है लॉ में और रूल्स में। उनकी खेती नहीं है ये कि हम जो मर्जी आएंगे सो करेंगे और हम सारी ताकत वेस्ट बंगाल में लगाएंगे, तमिलनाडु और सब जगह पे। आपको बराबर रखना चाहिए। ठीक है, कोई सेंसिटिव होता है, कोई बूथ सेंसिटिव नहीं होता है, आप सेंसिटिविटी के हिसाब से फैसला करें, लेकिन पूरी ताकत, सारी खबरें, सारे बदनाम अफसर बंगाली भेजे जाएंगे। जो जुडिशल किलिंग के लिए जाने जाते हैं, वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के लिए जाने जाते हैं, वो बंगाली भेजे जाएंगे। जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा वही बंगाल भेज जाएंगे और धमकियां देंगे जाके कैंडिडेट को या उसके परिवार को। तो ये सब चीज़ें भी हैं। दूसरा बहुत अहम सवाल जो है, देखिए, जो प्रोफेसर स्वामी ने उठाया कि बीजेपी की स्टेक्स कितनी हाई क्यों है बंगाल में, क्या करना बीजेपी चाहती है बंगाल में।
बीजेपी, आप देखिएगा, बीजेपी ने कोई, ममता बनर्जी ने अगर बंगला प्राइड का मामला उठाया तो बीजेपी ने उसको काउंटर नहीं किया। बीजेपी हिंदू मुसलमान पे ही रही। बीजेपी ने कोई बड़े बड़े वादे भी नहीं किए हैं, सिर्फ घुसपैठी और हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ा है। दरअसल में बीजेपी बंगाल को चुनाव आयोग के जरिए जीतना चाहती, सरकार बनाना चाहती, बगैर किसी कमिटमेंट के। और फिर वो मुख्यमंत्री वहां वैसे ही बनाएंगे जैसे राजस्थान या मध्य प्रदेश में बनाया, जिसको हम लोग जानते भी नहीं होंगे। और वो उत्तर भारत की संस्कृति बंगाल में लेके जाएंगे। बीजेपी की इस राजनीति को समझना पड़ेगा। बीजेपी तमिलनाडु जाती है तो तमिलनाडु में बीजेपी को मालूम है कि तमिलनाडु में विपक्ष और पक्ष दोनों द्रविड़ पॉलिटिक्स के हैं, दोनों पेरियार को मानने वाले हैं, दोनों सामाजिक न्याय के लोग हैं। जो नई पार्टी विजय की आई है वो भी उसी खांचे की पार्टी है। लेकिन बीजेपी वहां पे द्रविड़ पॉलिटिक्स नहीं लेके जाती है। बीजेपी वहां पे उत्तर भारत का ब्राह्मणवाद और मनुवाद लेके जाती है। लेकिन अभी बीजेपी वहां पे कामयाबी बहुत दूर है, वहां से सदियों दूर है। पश्चिम बंगाल में इनको एक उम्मीद दिख रही है कि पश्चिम बंगाल में ये प्रशासनिक तरीके से चुनाव आयोग के हेर फेर से चुनाव सत्ता में आ जाएं, और सत्ता में आने के बाद वो उत्तर भारत का पूरा जो है वो रिप्लेस कर दें। दुर्गा पूजा की जगह कांवड़ यात्रा कर दें, वहां पे मीट मछली की दुकानें वैसे ही हंगामा करें जैसे उत्तर प्रदेश में करते हैं, वैसे ही बुलडोजर चलाएं जैसे कि बुलडोजर चलाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। ये वो मॉडल लेके वहां जाना चाहते हैं, इसलिए कोई कमिटमेंट नहीं किया। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ममता बनर्जी क्यों ऐसा अलर्ट करेगी, आपका सवाल है। देखिए 44 सीटें हैं इस चुनाव। ज्ञानेश कुमार ने किया क्या है SIR के जरिए? 44 सीटें राजीव जी ऐसी हैं बंगाल में जहां पे वोटर जो डिलीट हुए हैं वो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा हैं। यानी 2021 में जो सीटें जीती थी TMC या बीजेपी, और वो विक्ट्री मार्जिन जितना था, विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोटर डिलीट हुए हैं। करीब 11.85% पूरे डिलीट हो गए हैं। तो ये जो 44 सीटें हैं, ये 44 सीटें सरकार इधर उधर कर सकती है। इसलिए ममता बनर्जी को मार्जिन बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा सीटों का, यानी पिछली बार के जैसा 200 पार। 200 पार अगर ममता बनर्जी जाएंगी तभी वो सेफ हैं, अदरवाइज ज्ञानेश कुमार अपना काम कर देंगे, जिसके लिए वो काम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, और वो बिल्कुल खुल के बीजेपी के साथ हैं। वो तो सब जानते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को आज फैसला उन्होंने दिया, रीजनेबली गुड मैं कह सकता हूं, लेकिन वो ऐसा कोई इलेक्शन कमीशन के उन्होंने हाथ पैर नहीं बांधे, डिफाइन नहीं किया, उसकी इंटेंट को नहीं समझा इलेक्शन कमीशन की, उनकी नीयत को नहीं समझा। नीयत को समझा होता तो पूछते कि भाई तमिलनाडु में भी तो है, असम भी तो है, केरल भी तो है, वहां भी तो काउंटिंग होनी है, वहां क्या कर रहे हैं आप? तो ये सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि बांग्लादेश में जब शेख हसीना इलेक्शन का फ्रॉड करके चुनाव जीतती हैं तो वहां का सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन करता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी अब जनता की राय बड़ी भिन्न हो गई है, तेजी से बदल गई है, बहुत तेजी से राय बदल गई है। और जनता, आप सड़क पे बात करें, किसी से बात करें, लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला कभी नहीं आता है जिसमें बीजेपी को दिक्कत हो। अगर ये परसेप्शन सुप्रीम कोर्ट का बन रहा है तो जजों के लिए चिंता की बात है। और बड़े सीनियर वकील, रिटायर्ड जजेस ये बातें कर रहे हैं, कोई आम लोग नहीं बातें कर रहे हैं। आम लोग भी तो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भी बातें कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना होगा। अंशु जी, जरा आपके पास आना चाहता हूँ, फिर आता हूँ हमारे दोनों साथियों के पास। अंशु जी, इस चुनाव को बहुत नज़दीक से आप देख रही हैं। बात देखिए, 4 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन ज़्यादा बात 5 राज्यों के चुनाव में से 4 राज्य को तो हम छू ही नहीं रहे हैं। अभी प्रशांत जी ने थोड़ा सा टच किया।
तमिलनाडु का जिक्र और यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि इतना टेंशन क्यों, इतना तनावपूर्ण ये चुनाव पश्चिम बंगाल का। और इस बार ऐसा लग रहा है जैसे अगर कुछ नहीं मिला तो बिल्कुल सब कुछ लूट जाएगा, वो हालत हो गई है खासकर बीजेपी के लिए। और उसमें भी SIR, शुरुआत तो यहीं से होती है SIR से, और यहीं से एक शक की सुई जो है वो ज़्यादा गहराती हुई नज़र आती है। और अब देखिए अब कहाँ पहुँच चुका है मामला। ज़रा इसको पूरे को ज़रा रिकैप और थोड़ा उस पर अपना विश्लेषण करने की कोशिश कीजिए अंशु जी, कि कैसे आप देखती हैं और यहाँ पर कितना भरोसा किया जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और खासकर इलेक्शन कमीशन पर। जी राजीव जी, आपको नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। यहाँ जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, बाकी भी और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी का सारा ध्यान यहाँ पर क्यों लगा हुआ है? उनके लिए डू एंड डाई की सिचुएशन क्यों है? 15-15 दिन, 20-20 दिन अमित शाह कलकत्ता के वेस्टर्न होटल में एकदम से डेरा जमाकर क्यों बैठे रहते हैं? प्रधानमंत्री भी यहाँ पर है, यानी कि पूरी केंद्र सरकार यहाँ पर पहुंची हुई है। ज्ञानादेश, ECI, जो ED, CBI, ये सब तो है ही। उसके अलावा जो हम देख रहे हैं, जो केंद्रीय फोर्सेस हैं, मतलब पहली बार होगा कि 2.5 लाख से ज्यादा इतना बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई है। एक पूरी तरीके से इसको एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है। आपका सवाल था ऐसा क्यों किया गया है? तो पूरे देश भर में अभी जो बीजेपी के खिलाफ एक ऑपोजिशन की फोर्स है, एक जो एक बड़ी ताकत है, वो ममता बनर्जी के रूप में नजर आ रही है। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर एक सिंगल इंजन की सरकार है, यानी कि और जो कई राज्य है, बिहार या और जो राज्यों में वो पहले जीत के आए, वहां उनकी डबल इंजन की सरकार थी। तो यहाँ पर तो उनको एक विपक्षी दल से निपटना है, वो भी ऐसे जो कि एक सॉलिड ममता बनर्जी जैसी एक ऑरा रखने वाली, एक इतनी अगर कहा जाए कि विपक्ष की तेज तर्रार नेता है। और उनको ये डर ज्यादा है कि अगर ममता बनर्जी किसी तरह जीत जाती है, और जिस तरह से ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि अगर वो जीतती हैं पश्चिम बंगाल, तो वो अगला धावा दिल्ली पर बोलेंगी, यानी वो बदला लेंगी। उनका कहना है कि मैं बदलूंगी, बदल दूंगी और बदला लूंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो बड़ी संख्या में जीत कर आती हैं, 200+ अगर उनका रहता है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो आती हैं, तो हो सकता है कि वो अभिषेक बनर्जी को बंगाल सौंपे और खुद दिल्ली पे धावा बोले। तो आप सोच लीजिए कि ऐसे में ममता बनर्जी कितनी बड़ी फोर्स बनकर उभरेंगी, और वो सीधे सीधे एक खतरा होगी जो उस केंद्र में बैठी मोदी और शाह की जो एक पूरा तंत्र चल रहा है, वो उसको चुनौती देगी। ममता हर जगह चुनौती देती है। जब SIR को लेकर उनको गड़बड़ी लगती है तो वो खुद कोर्ट पे पहुंच जाती है। जब उनको EVM मशीनों में गड़बड़ी लगती है तो वो रातों रात वहां पहुंच जाती है। 72 साल की उम्र में वो महिला साड़ी और चप्पल पहन के रातों रात EVM आपको देखते हैं कि केंद्रों के बाहर वो नजर आती है। तो ममता बनर्जी जो एक फोर्स है, जो ऐसी महिला है जिससे इस वक्त अगर कहा जाए उस एक महिला से ही बीजेपी के जो सारे पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, नॉन बायोलॉजिकल पुरुष हैं, वो घबराए। और इसके लिए यहां पर सारे साम दाम दंड भेद लगाए जा रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, मैं आपको ये बता दूं, ममता बनर्जी को यहां पर हराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी ने अपनी ही गलतियों से ममता बनर्जी को एक तरह से हीरो भी यहां बना करके पेश कर दिया है। एंड वैसे तो एंटी इनकम्बेंसी भी थी। अब इतना लंबा शासन रहता है तो लोग ऊब भी जाते हैं, उनको शिकायत भी रहती है। 3-3 बार से ममता बनर्जी हैं, तो रोजगार की भी समस्या है और भी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से इसको हिंदू राष्ट्रवाद और का एक यहाँ पर नारा लगाया, और उसके जवाब में ममता बनर्जी की तरफ से जो एक बंगला अस्मिता का जवाब आता है। अगर यहाँ पर अगर हिंदू राष्ट्रवाद की बात होती है तो वहां कोई कम्युनल बात नहीं हो रही है, वहां जय बांग्ला की बात हो रही है। उस जय बांग्ला में, उस बंगाली अस्मिता में हिंदू भी उतने शामिल हैं जितने मुस्लिम शामिल हैं, वो सभी शामिल हैं। और ये हम सयानी घोष जो हैं उनके भाषणों में हम सुनते हैं, समझते हैं कि जब वो बंगला अस्मिता की बात करते हैं तो एक तो इसे हिंदू राष्ट्रवाद बनाम बंगला अस्मिता बना दी गया, एक बाहरी बनाम बांग्ला बनाया गया। बंगला जो एक समाज है, जो एक कल्चर है, वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी सोच रखने वाले लोग हैं,
और उन्होंने कभी भी केंद्र की सत्ता को इस तरह से हावी नहीं होने दिया है। वो बाउंस बैक करते हैं, चाहे वो हम देखें कि अंग्रेजों के खिलाफ रहा हो या जो भी सत्तारूढ़ रहते हैं या जो भी केंद्र की अगर इतनी मजबूत सत्ता रहती है तो उसके खिलाफ एक मशाल जलती है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकता जहां ममता बनर्जी जैसी जो एक सड़क की राजनीति करने वाली इतनी संघर्षशील नेता वहां पर बैठी हुई। लेकिन बीजेपी यहां सब कुछ कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका प्लान बी भी तैयार है। राजीव जी, अगर किसी तरह से बीजेपी यहां 110, 120 या 125 के करीब सीटें ले आती हैं, तो मेरी कुछ जर्नलिस्ट से बात हो रही थी जो बंगाल में है और काफी सीनियर है, कोलकाता के जर्नलिस्ट है। उनका कहना है कि अभी से अपने प्लान बी यानी एक तरह से लोटस ऑपरेशन लोटस की तैयारी में बीजेपी लग गई है। ऐसी खबरें वहां से आ रही हैं कि जिनकी विनेबिलिटी है टीएमसी के कैंडिडेट्स की, जो जीतने की जिनकी ज्यादा क्षमता है, उनकी फाइलें खंगाली जा रही हैं इनकम टैक्स के ऑफिस। उनकी पूरी पूरी लिस्ट पहुंच गई है कि कैसे बाद में अगर ममता अगर किसी तरह से वो बना लेती है। अगर देखिए, ये सही बात है कि अगर ममता बनर्जी जो 200, 190 या 200 के करीब सीटें लाती हैं तो उनके लिए बहुत मजबूत स्थिति होगी। लेकिन अगर उनकी सीटें कम आती हैं किसी भी वजह से, चाहे वो ज्ञानादेश की वजह से, चाहे वो एसआईआर की वजह से, या जो भी और इन लोगों के तंत्र है उनकी वजह से, तो ऐसी स्थिति में अगर ममता बनर्जी की 160, 70 या 150 कुछ इस तरह की सीटें आती हैं, तो वहां पर फिर ऑपरेशन लोटस जैसा खेल शुरू होगा, जहां पर उनके एमएलए पर इस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव बना करके उन्हें खींचने की कोशिश की जाएगी। ये फिलहाल तुरंत ना भी हो, 6 महीने में हो, साल भर में हो, तो बीजेपी हमेशा प्लान बी लेकर चलती है। और इस बार एक ओपोनेंट पार्टी के रूप में तो बीजेपी आई है, ये तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हमें उस तरह से वहां नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस उस तरह से हमें वहां पर नजर नहीं आ रही है, और विपक्षी दलों ने साथ में मिलकर गठबंधन उस तरीके का बनाया भी नहीं। तो सीधे सीधे यहां लड़ाई जो दिख रही है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में दिख रही है। और बीजेपी पूरा अपना अमला लेके, अपना पूरा तंत्र लेकर दीदी के पीछे पड़ी है। ये बंगाल की जनता देख रही है कि एक औरत के पीछे, दीदी के पीछे एक पूरा अमला लगा है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो है, सारी इतने बड़े सुरक्षा फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस, हर चीज वहां लगा दी है एक औरत के पीछे। तो ये भी बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जो बाकी सारी चीजों को भुलाकर बंगला अस्मिता के साथ, उस महिला के साथ जुड़ाव का काम करता है। मुझे लगता है इस बार बहुत नतीजे जो यहां पर हैं दीदी को इस वजह से फायदे देंगे। जी 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 जी, जरा जल्दी से, पहले अमलेंदु जी आपके पास आता हूं, फिर प्रफुल्ल जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, आपने सुबह सुबह देखा भी यहाँ जो बहस चली, जो दलीलें पेश की गई, जरा आपसे समझना चाहता हूँ इन दलीलों के बीच में और सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होते हुए आप देख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ की ममता बनर्जी वहाँ अपने एजेंटों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने उम्मीदवारों को संबोधित कर रही थी और उन्होंने 200 सीट जीतने की बात कही है। जितने भी सड़कों पे, इधर उधर ठेलों पे, चाय की टपरियों पे पत्रकार जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं और रैंडमली वहाँ पूछ रहे हैं। तो उसमें मैक्सिमम लोग, अगर पाँच लोगों से बात कीजिए, 6 लोगों से बात कीजिए, तो उसमें से एक आध कोई बोल दे तो बोल दे बीजेपी का नाम ले ले, वरना सब ममता बनर्जी का नाम ले रहे हैं। और ऐसे में यहाँ जो बीजेपी के दावे हैं और इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है, कैसे उसको देखा जाए? देखिए राजीव जी, एक तो चुनाव आयोग आज कहा जाए तो बहुत बुरी तरीके से बेनकाब हुआ और लगातार जो रोज उसके अपने सर्कुलर बदल रहे हैं, अचानक से कुछ लेकर आ जाता है, 15 दिन पहले कोई आदेश जारी कर देता है, मालूम पड़ता है कि वो 15 दिन के बाद लोगों को मालूम पड़ता है कि ऐसा कोई आदेश भी जारी किया गया है, फिर उसको भी पलट दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट हो गई कि चुनाव आयोग गड़बड़ियाँ कर रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुँची तो फिर उसे झुककर ये स्वीकार करना पड़ा कि भाई हम आप जो कानून है उसके तहत हम काम करेंगे। तो ये राजीव जी एक तो बड़ी हार जो है वो समझी जा सकती है चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से हुई है। कपिल सिब्बल ने जो 4 पॉइंट्स रखे थे राजीव जी, वो 4 पॉइंट्स यही थे कि भाई
आप ये कह रहे हैं कि सब जगह गड़बड़ियां हो रही हैं, तो आपके पास ये डेटा कहाँ से आया कि सब जगह गड़बड़ियां हो रही हैं? जी कोई डेटा तो होगा। और फिर आप राज्य के कर्मचारियों को आप ले ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। आप जो है, आपको जब राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी दोनों को लेना है तो आप रैंडम लेते, तो आप वो ना लेकर आप केवल जो है वो केंद्र के कर्मचारी ले रहे हैं। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, जैसा आपने बताया भी और हम लोगों ने दिन में भी बताया था, कि इसमें कर्मचारी लिखा है, और कर्मचारी राज्य सरकार का भी कर्मचारी और केंद्र का भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप केवल एक का लें और दूसरे का ना लें, ऐसा भी नहीं कर सकते। हाँ, ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप किसको लेते हैं किसको नहीं लेते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी राजीव जी, वो यही थी, और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी टीएमसी, और वो ये था कि जो निर्वाचन अधिकारी है यानी रिटर्निंग अफसर है, उसकी जो छीनने की शक्तियां, छीनने की जो कोशिश हो रही थी, और जो बातें कही जा रही थी कि जो ऑब्जर्वर पहुंचेगा वो तय करेगा और प्रमाण पत्र ऑब्जर्वर देगा, इस तरीके की जो बातें हो रही थी, इसको चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में खुद स्वीकार किया कि राज्य सरकार का अधिकारी ही रिटर्निंग अफसर होता है और सारी शक्तियां उसी के पास हैं, ऑब्जर्वर की भूमिका केवल ऑब्जर्वर की है। इसको जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब चुनाव आयोग ने ये स्वीकार कर लिया है, तो इसके बाद इस एसएलपी में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं रहती है, और इनके कथन को हम इसमें शामिल करते हुए आदेश पारित करते हैं। यानी ये चीज स्पष्ट हो गई कि चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया कि जो कानून है उस कानून के मुताबिक राज्य सरकार का कर्मचारी है रिटर्निंग अफसर, वही सर्वे सर्वा है, हस्ताक्षर में प्रमाण पत्र वही करेगा, सब कुछ वही करेगा। चुनाव आयोग का जो ऑब्जर्वर है वो केवल चुनाव आयोग का ऑब्जर्वर है, चुनाव आयोग से उसका कोई संबंध होगा, उसको चुनाव आयोग को सूचना दे सकता है। तो ये राजीव जी एक तरीके से बड़ी जबरदस्त हार जो है वो चुनाव आयोग की है। अब इसका राजीव जी असर क्या पड़ेगा? इसका असर राजीव जी ये पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने सुनवाया शुभेंदु अधिकारी का बाइट, और शुभेंदु अधिकारी की भाषा जो है राजीव जी, अब वो बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या होने वाला है। जी जी बिल्कुल। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश नहीं आया होता तो शुभेंदु अधिकारी की भाषा दूसरी होती। तो ये बहुत लाउड और क्लियर संदेश जो है वो शुभेंदु अधिकारी राजीव जी दे रहे हैं, और हो सकता है राजीव जी कि आने वाले समय में शुभेंदु अधिकारी भी मुकुल राय और सुदीप बंदोपाध्याय की तरह आपको टीएमसी में फिर से दिखाई दे। ये भी राजीव जी हो सकता है, क्योंकि ये बात अच्छे तरीके से स्पष्ट है कि बंगाल में कभी भी जब ममता का कोई विकल्प बनेगा तो वहां या तो कांग्रेस बनेगी या लेफ्ट फ्रंट बनेगा, बीजेपी वहां विकल्प नहीं बन सकती है, क्योंकि बीजेपी के खून में व्यापार तो हो सकता है लेकिन बांग्ला राष्ट्रवाद नहीं है। और आरएसएस की स्थापना ही राजीव जी बांग्ला राष्ट्रवाद के विरोध में की गई थी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद से पहले बांग्ला राष्ट्रवाद जो है वो आ जाता है। तो इसलिए उनके खून में नहीं है, खून में उनका व्यापार हो सकता है लेकिन राष्ट्रवाद और बांग्ला राष्ट्रवाद नहीं है, बांग्ला अस्मिता नहीं है। तो ये शुभेंदु अधिकारी की भाषा जो बता दी राजीव जी, वो शुभेंदु अधिकारी की भाषा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बदल गई है। मुझे लगता है अमित शाह जी जो हैं वो भी अब चैन से थोड़ा आराम से बैठेंगे। बहुत कुछ हो गया, जैसा शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि चुनाव हो गया, तो अमित शाह जी चुनाव हो गया, अब आराम से बैठें। ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर ज़्यादा मतलब जो है दबाव ना आए कि तबीयत बिगड़ जाए ज्ञानेश कुमार जी की कि भाई काम करना है कुछ और काम हो नहीं पा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो, ये है। लेकिन राजीव जी अगर कुछ इसके बावजूद भी अगर कुछ करने की कोशिश की जाती है तो फिर जनता है वो जनता अपने हिसाब से जवाब देगी उसका। मत जनादेश जो है वो लूटने नहीं दिया जाएगा, इतना तो राजीव जी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है उसके बाद जो यहाँ से सिंघम और ढिंगम जाने कौन कौन गए हुए हैं उन सब की भी राजीव जी अकल ठीक होनी चाहिए। मुझे लगता है एफआईआर वहाँ दर्ज हो चुकी है महिला थाने में, 2 महीने रहना है अगर आप ऑब्जर्वर साहब गए हैं तो उसके लिए उत्तर प्रदेश आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पश्चिम बंगाल की पुलिस को। इसलिए सिंघम और ढिंगम जितने भी हैं वो सब कानून के अंतर्गत रहकर कल मतलब काम करेंगे, ऐसी राजीव जी मतलब 4 मई को मतलब काम करेंगे, ऐसी आशा की जानी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी की तरह सिंघम और ढिंगम के भी सुर राजीव जी मुझे लगता है कि बदले हुए नजर आएंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बीच एक सर्कुलर है
पश्चिम बंगाल बीजेपी का सर्कुलर अपने कार्यकर्ताओं के लिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा के सभी विधानसभा उम्मीदवार कल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मंदिरों में जाकर प्रार्थना करेंगे। सुबह उठ के सबसे पहला काम मंदिर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। इसके अलावा उसके बाद वहाँ से निकल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में महिलाएं स्ट्रांग रूम के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगी। महिलाएं करेंगी धरना प्रदर्शन। ये कल का यहाँ सर्कुलर आ गया है। ये बीजेपी के लोगों को कल क्या करना है उसका सर्कुलर है। बीजेपी के खासकर उम्मीदवारों को, और महिला उम्मीदवार स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगी। जहां 144 लगा हुआ है, आपको पता ही है कि सारे स्ट्रांग रूम के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। उसके बाद भी बीजेपी का यह सर्कुलर है कि वहाँ जाके महिलाएँ धरना प्रदर्शन करेंगी। पूछ सकते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। खैर, लेकिन प्रफुल्ल जी यहाँ पर ये तो मामला है ही। इसके अलावा आपसे भी समझना चाहता हूँ, आप ये रिटर्निंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर, CSR उस रोल में भी आप रहे हैं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज जो हुआ है प्रफुल्ल जी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत में जो कुछ चल रहा है, ज़रा, और चूंकि आप ग्राउंड ज़ीरो पे हैं तो बेहतर है, इसीलिए मैं सबसे लास्ट में आपके पास आया हूं कि हम सब के जो प्रवचन है आप सुन लीजिए और आप ज़रा वहां ग्राउंड ज़ीरो पे क्या चल रहा है उसको लेके आइए। सभी को नमस्कार। प्रोफेसर साहब हैं, ये तो जानते ही हैं तमाम चीज़ों को। देखिए, ये अवधारणा बड़ी जटिल है कि कौन राज्य का कर्मचारी है और कौन सेंट्रल का कर्मचारी है। रिटर्निंग ऑफिसर जनरली DM होता है, जो IAS होता है। इनकी राजनीतिक शैली रही, शासन की शैली रही है DM to PM - CM। ये तो CM को देखते नहीं है। तो DM को क्या माना जाए? राज्य कर्मचारी। राज्य में जो भी तैनात होता है वो राज्य का ही कर्मचारी होगा, क्योंकि हमारा जो स्टेट का यूनियन ऑफ स्टेट्स तो राज्य का ही कर्मचारी होगा। सवाल ये नहीं है कि वो कर्मचारी किसका है, सवाल ये है कि उस पर नियंत्रण किसका है। जाहिर है कि DM, प्रोफेसर साहब आप लोग सभी समझते हैं कि DM जनरली रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं और बाहर से जो पर्यवेक्षक आते हैं वो सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। और चलती इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर को बदलना भी मुनासिब नहीं है। आप पर्यवेक्षक तो बदल सकते हैं, जैसे किसी केस का IO नहीं बदला जाता है। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर बदलते हैं आप पुलिस में, तो उसको अदालत में बताना पड़ता है कि किन परिस्थितियों में IO को चेंज किया गया। तो वो रिटर्निंग ऑफिसर को बदलेंगे नहीं, लेकिन हाँ, उसको प्रभाव में लेने के लिए उनके साथी संगतियों को, देखिए हाथी को ना जंगल में हाथियों के समूह के द्वारा कैद किया जाता है। तो IAS ऑफिसर्स जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको प्रभाव में लेने के लिए उनके बहुत सारे मित्र IAS ऑफिसर या उस रैंक के ऑफिसर वहाँ होंगे जो उनको तरह तरह से मैनेज करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये इतने की क्यों पुलिस पर्यवेक्षक की वहां पर क्या जरूरत है? स्ट्रांग रूम में उस आसपास में इतनी सुरक्षा के बावजूद वहां कौन सा उपद्रवी तत्व घुसेगा जो उपद्रव मचाएगा, और क्या उपद्रव मचाएगा? पहले तो हुआ नहीं है। और ये जो कानून में अदालत में उन्होंने कहा है ना कि बाय वर्ड, शब्दशः पेंच यहाँ फंसा है। क्योंकि जब कभी भी इसकी बात होती है तो लोग कहते हैं कि बाय वर्ड एंड स्पिरिट। उस कानून का जो है स्पिरिट की चर्चा ही अगर आप न करें और बाय वर्ड करें तो बहुत सारे घपलों के लिए जगह तो वैसे ही बच जाती है। अगर कानून की आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? और ये कह दिया है कि ये विवेक पर है, इसलिए जब ये ग्राउंड जीरो पर जब किसकी तैनाती होगी और किस जगह पर होगी, फैसला लेने की जगह पर किसकी सलाह सुनी जाएगी, तो बहुत सारे पेंच हैं। लेकिन ये एक राजनीतिक लड़ाई है, इसको ब्यूरोक्रेटिक और जुडिशियरी के बटखरे से ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी और न लड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज सर्कुलर जारी की है ना, इसके पहले अभी जहाँ रिपोलिंग हो रही है वहां भी तो महिलाएं धरना दे करके जहांगीर के खिलाफ और इसके खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। ऐसा नहीं कि वहां नहीं कर रही। इन्होंने ये देखा है कि महिला शक्ति को, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि तृणमूल कांग्रेस की राजनीति का विकास ही राजनीति में महिलाओं के को शामिल करने से हुआ। कुछ लोग कह सकते हैं इस्तेमाल करने से हुआ, लेकिन मैं मानता हूं कि महिलाओं को राजनीति में शामिल करके ही तृणमूल की राजनीति आगे बढ़ी है। उनके नेताओं का इतिहास देख लीजिए, उनकी घटनाएं देख लीजिए, और तो ये बात है, वो खुद ममता बनर्जी इस बात में बहुत सावधान रहती हैं।
तो मतगणना केंद्र में अभी बहुत कुछ होना है। अभी अंशु जी जो बात कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी, लोगों के इनकम टैक्स रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इस बार रिजल्ट बहुत स्लो आएगा, बहुत स्लो आएगा और सर्टिफिकेट मिलने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए दिक्कत होगी कि हो सकता है कि अगर कैंडिडेट जीत रहे हो तो उनके लिए किसी दूसरे कानून से, किसी दूसरे विभाग से क्लियरेंस की मांग करें, और चुनाव आयोग जो मतदाता सूची को शुद्ध कर चुका है, शुद्ध करने में अपनी दक्षता दिखा चुका है, वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी शुद्धता का पाठ पढ़ाएगा और राजनीति में शुद्धता लाने के लिए, राजनीति को अपराध मुक्त करने के नाम पर सर्टिफिकेट को पेंडिंग लिस्ट में डाल सकता है कि हाँ हम अब करेंगे फैसला जहां कहीं उनको लगेगा। तो देखिए, एक बात तो ये सही है कि सांप को रस्सी समझना अंधेरे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर यह बात है कि सांप को हम रस्सी न समझें तो आप वहां रोशनी कर दीजिए ना। इतनी सारी ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर दिए हैं, इतना सारा अंधकार फैल गया है, तो सांप तो रस्सी दिखेगा ही, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो आपका। तो बहुत ऐसी स्थिति आप पैदा कर दी है कि हर कदम पर शंका हो रही है। ट्रस्ट डेफिसिट का ऐसा आलम है कि किसी बात पर हम विश्वास ही नहीं करते हैं। जब कभी हमारी सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किया जाता है, हमें लगता है कि हमको जासूसी हमारे ऊपर करने के लिए ये किया जा रहा है। भला वो लॉर्ड कार्लाइल का, जिन्होंने एडमंड ब्रुक के बात को कहा था कि प्रेस चौथा खंबा है, बड़े आराम से कहा था कि ये प्रेस चौथा खंबा है। आज अगर वो देखें कि भारत का प्रेस जो अपने इंडेक्स में अब नीचे 6 अंक और नीचे खसक गया है, ये चौथा खंबा है ना कौन सा खंबा है, वो देखते तो बताते। देखिए सर, अमलेंदु जी ने दिल जीत लिया। उन्होंने जो कहा ना कि बांग्ला राष्ट्रवाद के खिलाफ आरएसएस का गठन हुआ था, मैं आपको बताऊं कि 1922 में जो जय बांग्ला है, काजी नजरुल इस्लाम ने ये गीत लिखा था, लेकिन उन्होंने जो कहा लॉर्ड मैकाले को याद कीजिए और राजा राम मोहन राय को याद कीजिए। उन्होंने, जिसने लोकतंत्र, उदार, प्रगतिशील राष्ट्र की अवधारणा के लिए काम किया था, राजा राम मोहन राय प्रगतिशील विचारों को लेकर काम किया था, जिसको लेकर के बाद में कांग्रेस ने भी उसको लेकर आगे बढ़ाया, उसके खिलाफ ही इनका राष्ट्रवाद शुरू हुआ। इसीलिए लॉर्ड मैकाले के खिलाफ आज भी ये उतना ही जोर से बोलते हैं जितना तब बोलते थे। वो कहते हैं कि वे उनका अंग्रेजों का सांस्कृतिक साम्राज्यवाद था और ये जो कर रहे हैं उसका मुकाबला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से कर रहे हैं, और उसके लिए इनको वर्णाश्रयी समाज व्यवस्था चाहिए। एकदम ठीक कहा उन्होंने। और ये लॉर्ड मैकाले के समय की पेंडिंग लड़ाई लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब लड़ रही है। और देखिए कि चुनावी नतीजा क्या होता है, लेकिन सामने तो चुनाव है। अभी तो ऐतिहासिक विश्लेषण का वक्त है नहीं, लेकिन सचमुच में दिल जीत लिया कि आरएसएस के जन्म के एक महत्वपूर्ण कारण को उन्होंने सामने रख दिया। और एक कारण यह भी था कि 1924 में बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा समिति बना ली थी महाराष्ट्र में, और जिसके लिए हेडगवार साहब और डॉक्टर इनका क्या नाम है, गुरुजी का, दोनों ही का संबंध कलकत्ता से, दोनों ही यहाँ से प्रशिक्षित होके गए हैं। और कम ही लोग ये जानते हैं कि हेडगवार साहब मूलतः नागपुर के रहने वाले नहीं हैं, तेलंगाना से गए हैं। जब तेलंगाना में बहुत सारी बातें हुई तो वो जाकर के वहां पर उन्होंने अपना आरएसएस बनाया था। खैर ये सब ऐतिहासिक प्रसंग है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रवाद जो कांग्रेस का राष्ट्रवाद है और जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है, दोनों में उतनी ही भिन्नता है जितनी की भिन्नता अमृत और जहर में होता है। तो जाहिर है कि इसकी लड़ाई अब फाइनल लड़ाई होगा। ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर जाकर के इस लड़ाई को लड़ेगी, और ये बंगाल का दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी के इस जहर का निषेध वो अपने यहाँ से उसको निकाले, उसकी दवा करे। देखिए आगे क्या होता है। जी स्वामी जी, जरा ये बताइए कि यहाँ ये चुनाव अब खत्म हो गया, परसों काउंटिंग है, और उससे पहले विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारी खबरें, सुप्रीम कोर्ट से खबर आ गई और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से। लेकिन इस चुनाव को अगर इसका विश्लेषण करना हो तो कैसे आप विश्लेषण करेंगे? और ख़ासकर अगर ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी 2021 के चुनाव को भी आपने बहुत नज़दीक से देखा था, 2021 बनाम 2024 देखा जाए, तुलनात्मक अगर ये किया जाए तब भी, और इस बार भी ममता बनाम अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह किया जाए, तो कैसे देखते हैं आप? राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है जो इजराइल ने गलती की थी वही भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी। देखो, ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता चल रही थी। अच्छा, वार्ता चलते हुए इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया और पूरे विश्व को संकट में डाल दिया।
और एक प्रकार का इन्वेजन दिखाई पड़ा। और ये पहले ये मान्यता थी, पूरे विश्व के अंदर ये मान्यता थी कि अमेरिका बहुत मजबूत देश है, लेकिन ईरान ने जिस प्रकार से मुकाबला किया, 2 महीने बाद पता चल रहा है कि ईरान एक बहुत मजबूत देश है और अमेरिका जो है बड़ा कमजोर देश है। विश्व लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। अच्छा, यही गलती भारतीय जनता पार्टी ने की। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था, जो अमेरिका ने सोचा था, कि हम अपनी टशन दिखाएंगे, अपनी दबंगई दिखाएंगे और ईरान वाले डर जाएंगे और वेनेजुएला की तरह समर्पण कर देंगे, इराक और लीबिया की तरह हम उठा लाएंगे और उसके बाद हमारा शासन स्थापित हो जाएगा, पूरे विश्व के तेल पे हमारा कंट्रोल होगा। यही इन्होंने सोचा था कि बंगालियों को डरा लेंगे। अब बंगाली लोग तो मछली खाने वाले हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि बंगाल का तो जो इतिहास है, पंजाब और बंगाल ने ही तो हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई है। हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे और जितने भी लड़ने वाले लोग थे, अच्छा यही मैंने आपके ही कार्यक्रम में सुना, मैं तो इतिहास का छात्र नहीं हूं, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने लोगों को भिजवा के स्वामी ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां पे मीटिंग लेने वाले थे उनकी कुटाई कराई थी, उनकी पिटाई कराई थी, और हमारे सरदार पटेल जी ने इन पे प्रतिबंध लगाया था। तो देखिए, वास्तविकता ये है कि इन्होंने जो दुस्साहस किया और वहां पे जाके, और अच्छा एक और किस्सा प्रसिद्ध हो जाएगा परसों से, आप देख लीजिएगा राजीव जी। बंगाल को जाना जाता है मां दुर्गा के नाम से, जो महिषासुर मर्दिनी मानी जाती हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है इतिहास दोहरा रहा है और फिर वहां पे महिषासुर मर्दन होगा और मां दुर्गा का हम लोग स्तुतिगान करेंगे और दिवाली मनाएंगे। जी, चलिए, ज़्यादा दिन नहीं है परसों, और जैसे प्रफुल्ल जी कह रहे हैं कि बहुत लेट होगा, धीरे धीरे काउंटिंग होगी। मतलब हम लोग तैयार रहें कि देर शाम तक, देर रात तक काउंटिंग, और 5 राज्यों के चुनाव हैं और सुबह 6 बजे से लगातार हम इस काउंटिंग के, यानी जो नतीजे आ रहे हैं आएंगे, उन नतीजों को आप तक पहुंचाएंगे लगातार। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए, जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक लगातार लाइव आप हमारे चैनल पर देखेंगे। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपसे भी ज़रा इस चुनाव को अगर देखा जाए, और खासकर पश्चिम बंगाल के चुनाव को जिस पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, SIR के बाद क्या यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, और उसमें भी SIR के बाद चुनाव बिहार में हुए, बिहार में एक तरफा जीत हम लोगों ने देख ली, वहाँ NDA की, अब तो BJP के वहाँ मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। क्या इसका असर सत्तारूढ़ दल पे पड़ा होगा? क्या ममता बनर्जी पे SIR का कोई प्रभाव होता है ना, कि थोड़ा एक साइकोलॉजिकल प्रभाव ही सही पड़ता हुआ आपको नजर आया क्या पिछले 3 महीने में? लड़ रही है, लेकिन जो नाम उड़ाए गए हैं और जिसकी चर्चा हम लोग बिहार के समय से कर रहे हैं, वो नाम उड़ाने का जो पूरा सिस्टम है, वो बार बार इशारा करता है कि इसके पीछे कोई एजेंसी है, जिसका पास बूथ लेवल स्टडी है। तो अब जो आप देखिए कि जो नाम कटे और ट्रिब्यूनल बना, और फिर उसके बाद अपीलेट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपील में जाओ, अपीलेट अथॉरिटी कोई बनी नहीं, कहाँ जाए पता नहीं। लेकिन जहाँ पे आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 6 सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, 52% वहाँ पे मुसलमान हैं, 6 सीटें ऐसी हैं। 52% जहाँ मुस्लिम है, वहाँ 90% नाम कट गए हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे। यानी किसी के नाम के आगे स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच है, और ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, इस तरीके से जो नाम कटे हैं, वो तमिलनाडु में, केरल में और जगह पे नाम नहीं कटे वैसे। वो वहाँ पे तमाम सारी एप्लीकेशन जो है एल्गोरिथम के बाद उसको रिकंसिडर किया गया, बंगाल में नहीं किया गया। तो ये जो सिस्टम पूरा किया गया है कि किस तरीके से ममता बनर्जी का या तृणमूल कांग्रेस का या विपक्ष का, CPM और CPI CPM का और कांग्रेस पार्टी का, इनका वोट बैंक प्रभावित करो, खासकर मुसलमानों को। तो मुस्लिम, जैसे बिहार में क्या किया था उन्होंने, मुस्लिम के साथ दलित और OBC को भी टारगेट किया था। तो इलेक्शन कमीशन ने बिहार को डिलीवर किया है बीजेपी को, एग्जैक्टली वो फॉर्मूला लेके, वही टेम्पलेट लेके बंगाल गए, बल्कि और अग्रेसिव होके गए।
अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सब होने दिया है। अभी तक मैंने जुलाई से ये चल रहा है, और आपने बीसीओ लाइव कर डाले होंगे इस पे, राजीव जी आपने और बिंदु जी ने। एक बेसिक सवाल कि एसआईआर की लीगलिटी क्या है, क्या ये संविधान सम्मत है, क्या ये कानून सम्मत है, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो सेक्शन 17 है वो इसकी इजाज़त देता है कि नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ नहीं कहा, बड़ा जोर से कह दिया कि एसआईआर का विरोध कोई राज्य सरकार नहीं करेगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, वो उसकी दिशा बीजेपी के हितों की दिशा से मिलती है जी। ये बड़ा चिंता का विषय है। एसआईआर लीगल है कि नहीं लीगल है, इसको आपको तय करना चाहिए था, वो तय नहीं हुआ। आपने लंबी ढील दी चुनाव आयोग को कि नाम काटो, 95 लाख नाम काट दिए। अब मतलब 12% नाम काट दिया आपने, तो इसका असर तो डेफिनेटली है। लेकिन ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ लड़ा है। पश्चिम बंगाल की जनता ने, आज भी जो पोल हुआ है जी, और डायमंड हार्बर पे 90% से ऊपर आज भी हुआ है बाई पोल, तो बंगाल की जनता ने, जिनके नाम बचे रह गए थे, बंगाल की जनता ने ये तरीका निकाला कि आप वोट जम के करो। तो इसमें ममता बनर्जी और बंगाल के जो जनता है उसका एफर्ट माना जाएगा। अगर ये ज्ञानेश कुमार वहाँ पे फेल होते हैं तो ज्ञानेश कुमार ने पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर मैं कहूँगा कि जो एक बार एक किस्सा मशहूर है कि डेनिस ली ने एक बार कहा बिशन सिंह बेदी से कि मुझको सुनील गावस्कर और चंद्रशेखर दे दो तो मैं दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकता हूँ जी। तो बिशन सिंह बेदी ने जवाब दिया था कि मुझे पाकिस्तान के एम्पायर दे दो, मैं दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकता हूँ। ये चुनाव आयोग पाकिस्तानी एम्पायर है। जी, ये सही है। मुद्दा क्या है जरा अंशु जी, लेकिन मुद्दा क्या है? वहाँ तो क्रिकेट मुद्दा, यहाँ चुनाव मुद्दा, चुनाव है लेकिन चुनाव में मुद्दे, और मुद्दों में कहाँ बीजेपी खड़ी नज़र आती है। और टीएमसी के सामने बहुत कुछ है, टीएमसी के सामने 3 बार का कार्यकाल है, बताने के लिए भी, आगे करने के लिए भी है। लेकिन कौन सा मुख्य मुद्दा आपको दिखाई देता है इस चुनाव में, अंशु जी? मुद्दों की तो बात करेंगे, उससे पहले प्रशांत जी की एक बात को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि आज स्थिति तो ये हो गई है कि पहरेदार ही चोर है, चौकीदार ही चोर है। यानी कि सबसे बड़ा जो शक है, संदेह है, वो इलेक्शन कमीशन पे ही है कि वो क्या कुछ ना गड़बड़ कर दे, उसी से डर है। मतलब ये ऐसी स्थिति बन गई है, इतनी बड़ी मिसट्रस्ट की स्थिति है, क्या कहें कि ये बहुत ही बड़ी एक विडंबना हमारे लोकतंत्र के लिए बनती जा रही है कि जिसको चीजों को बचा के रखना चाहिए उसी को अब वो है, उसी पर चोरी का शक जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी मिसट्रस्ट की स्थिति है जो नहीं बननी चाहिए, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब बात यहाँ पर हम आप जो कर रहे थे उस पर करते हैं कि मुद्दे क्या रहे और आखिर ये चुनाव किस दिशा में बहा और किस तरीके से इसकी परिणति होगी। आपने सही कहा कि 3 बार से ममता बनर्जी यहाँ पर जीती और इतना लंबा उनका शासन रहा, लगातार 2011 से इतने लंबे सालों से वो चल रही हैं। तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, बहुत सारे मुद्दे भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है या महिला सुरक्षा का मुद्दा नहीं है या और मुद्दे नहीं है, परेशानियां नहीं है, वो सब बात। लेकिन बीजेपी ने, जो कि आज के समय में जो मुख्य विपक्षी दल के रूप में नजर आ रही है, उसने इन सारी चीजों को कोई मुद्दा बनाया ही नहीं। सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी चूक उसने यहां पर की कि ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी को कोई उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने ना कोई रोजगार की बात की, उन्होंने ना कोई और चीजों की बात की, ना उन्होंने कोई सुरक्षा की बात की, ना कुछ इस तरीके के खास वो मुद्दे ऐसे ला पाए जो कि ममता बनर्जी से सवाल करते।
उन्होंने यहाँ पर क्या बात कर दी, उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की बात यहाँ पर की, उन्होंने बात यहाँ पर ये की कि 4 तारीख के बाद तुम्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। उन्होंने अपने इस तरीके के एक ऑब्जर्वर भेजे कि जो यहाँ पर लोगों को डरा रहे हैं, जो वोटर्स को और कैंडिडेट्स को डरा रहे हैं। तो इस तरह की धमकाने वाली, डराने वाली और एक हिंदुत्व के जो एक खोखले राष्ट्रवाद की जो एक नीति है वो बंगाल में नहीं चलेगी, क्योंकि बंगाल जो है वो नॉर्थ इंडिया के राज्यों से बहुत अलग है। उन्हें इस तरह का जो एक नॉर्थ इंडिया का थोपा हुआ जो राष्ट्रवाद है, जो हिंदू राष्ट्रवाद है, उन्हें नहीं चाहिए। कांग्रेस ये बीजेपी यहाँ क्या कोशिश कर रही है, कई जगह देखा गया कि रूरल एरियाज में हनुमान की मूर्तियां लगवाई जा रही है, हनुमान जी की, श्री राम जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, मतलब देवी पूजा के कल्चर से भी थोड़ा सा हटा के वहां पर इस तरह का नॉर्थ का कल्चर पुश किया जा रहा है। तो जो चीज जबरदस्ती होती है, जिसका कोई नैसर्गिक स्वरूप नहीं होता, बंगाली कल्चर में वो घुल मिल नहीं रहा है, आप उसे थोप रहे हैं, पर ये लोग वहां पे समझ रहे हैं। और ना ही आपने उन सब मुद्दों को उठाया। आपने जिन बातों को उठाया, जिन मुद्दों को उठाया, उससे जनता उल्टा और ज्यादा नाराज हो गई। आपने एसआईआर में लोगों के इतने वोट काटे कि बड़ी संख्या में लोग जितने भी बाहर से, आज आप देख लीजिए गुड़गांव में, दिल्ली में, मुंबई में, कहीं पर भी जो बंगाल के रहने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो सारे खाली हो गए। वो सब भाग के आए कि हमारा नाम नहीं कटे, हमको रजिस्टर होना है, मतलब हमें एक तरीके से ये अगर हम अपना वोट नहीं देंगे तो पता नहीं क्या होगा। और ये करके किसके प्रति एक अविश्वसनीयता या नफरत हो रही है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो एक चुनाव आयोग है, जो एसआईआर करवा रहा है। तो सीधे सीधे आपने यहाँ ममता बनर्जी के लिए अल्पसंख्यकों को भी पूरी तरह से लामबंद कर दिया। 32% बंगाल में मुस्लिम है। आप समझ लीजिए कि पहले की स्थिति होती तो शायद वो बट भी जाते कहीं कांग्रेस में, कहीं लेफ्ट में या कहीं और, लेकिन आज वो एक मुश्त ममता बनर्जी को करेगी। 67 सीट यहां पर ऐसी हैं जहां से मुस्लिम कैंडिडेट है। आप समझ लीजिए सीधे के सीधे गई ममता बनर्जी को। मान तो आप ये लीजिए कि 227 सीटों पर ये मुकाबला कर रहे हैं जो विपक्षी दल है। और क्या 227 सीटों में ममता बनर्जी क्या 100-125 भी नहीं लाएंगी? तो आप यहां ही मान के चलिए। तो ग्रेटर कोलकाता का जो इलाका है वो तो वैसे ही ममता बनर्जी का इतना बड़ा गढ़ है, और वहां पे जो बंगाली अस्मिता का प्रश्न उठकर खड़ा हुआ है, और जिस तरह से एक नॉर्थ का जो एक थोपी जा रही है राजनीति, उसके खिलाफ लोगों ने मन बना लिया। लोगों को ये लग रहा है कि दीदी जैसी भी है, हम यहाँ शांति से अपना रोजगार कर रहे हैं, हम 20-25 रुपए में अपना खाना खा ले रहे हैं। अभी भी पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां आप 25 रुपए में, 20 रुपए में भरपेट खाना खा लेंगे। आप दिल्ली में, अन्य राज्यों में, इनके बिहार में भी आज चले जाइए जहां ये बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं, आप ये नहीं कर पाएंगे। वहां पे लोग जानते हैं कि हमारे गरीबों को यहाँ पर कितनी बड़ी परेशानी होने वाली है, और हमको यही हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसाया जाएगा। तो लोगों में ये वो गैल्वनाइज हो गए और ज्यादा। और अगर ममता बनर्जी से कुछ नाराजगी भी थी, कुछ उनको शिकवा शिकायत भी था, तो वो चीज को भी उन्होंने अब दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा दीदी ने जो किया है बहुत कुछ अच्छा किया है। और महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा समर्थन है ममता बनर्जी के साथ। वो लक्की भंडार योजना, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना चला रही है। बीजेपी अगर ये क्लेम करती है कि वो और राज्यों में महिलाओं के लिए योजना चला रही है, बिहार में उनको इसका फायदा हो सकता है, तो पश्चिम बंगाल में क्या ममता दीदी को इसका फायदा नहीं होगा? और इतनी बड़ी संख्या में, सही मायनों में नारी शक्ति वंदन की बात करती है बीजेपी, और उसके बाद सारी जो किस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार किया जाता है, सबसे ज्यादा अत्याचारी बलात्कारी तो इनकी पार्टी में है, उनके साथ ये लोग खड़े होते हैं, और उसका मुकाबला ये करेंगे ममता बनर्जी ने, जिसने सही मायनों में महिला सशक्तिकरण किया है। सबसे ज्यादा जो महिला सांसद है अनुपात में देखा जाए तो टीएमसी ने चुनकर भेजी है, नंबर 1 है। तो आप क्या बात करेंगे? टीएमसी में आज सबसे ज्यादा मुखर है वो महिलाएं हैं, चाहे वो सयोनी घोष है, महुआ मोइत्रा है, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर। और वो वाकई वो किसी प्रधानपति या किसी के बल पर यहाँ पर ये काम नहीं कर रही, या नेपोटिज्म से यहाँ पर नहीं आई है। वो अपने दमखम से आई है, और वो दमखम की वो राजनीति कर रही है। क्या है बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा? कोई है चेहरा जो आज ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके? बीजेपी का कोई चेहरा? मोदी जी आकर कहते हैं कि मैं यहां सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूं। सही कहा जो है टीएमसी के नेता ने, डेरेक ओब्रायन ने, कि अगर आप सब सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप हारेंगे तो क्या आप इस्तीफा देंगे? वहां पर मोदी जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे अगर बीजेपी वहां पर हारती है? ये क्या बात बना रखी है हर जगह
कि हर जगह मोदी लड़ रहे हैं, और जब हार जाते हैं तो कहीं पर मोदी जी जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं आते हैं। तो ये वहां के लोगों ने इसको समझा कि किस तरह से एक भाषाई विमर्श भी यहाँ पर खराब किया गया, किस तरह से बातें कही गई। जिस तरह से पहले दीदी और दीदी इनको महंगा पड़ा था, अभी अब ए दीदी भी इनको महंगा पड़ेगा, उल्टा करके सीधा करके लटका दूंगा, ये भी महंगा पड़ेगा। इसको भी जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो वहां के भद्र लोग है, उन्होंने बहुत एक खराब टेस्ट में लिया है। और ये सारी चीजें मिलकर ममता दीदी के पास, ममता बनर्जी के पास लोगों को फिर वापस खींच कर लाई। जी जी प्रफुल्ल जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि यहाँ पर एसआईआर से लेकर और आज सुप्रीम कोर्ट तक, इन सब के बीच क्या, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कोई मुद्दा वहां पर हावी नजर आया? चुनाव दर चुनाव में मुद्दे होते हैं, जैसे बिहार में जीविका दीदी 10,000 रुपये मिल रहे हैं, महिलाओं में एक था ये मुद्दा कि हाँ पैसे मिल रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ दिखाई दिया क्या? ढंग से वो काम हो रहा है, जो महिलाओं को जो दिया जा रहा है वो काफी व्यवस्थित ढंग से हो रहा है और बिना किसी भेदभाव के हो रहा है। खाली उसमें ये है कि जिन लोगों को पीएफ वगैरह मिलता है, जो सरकारी नौकरी में है, जिनकी आमदनी अच्छी है, उनको नहीं मिलता है, बाकी सभी को मिलता है। हाउस मेकर जितने भी हैं उन सभी को, होम मेकर जितने हैं सभी को मिलता है। तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं। स्वास्थ्य साथी भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है, इसलिए जो वायदा है उनका वो डिलीवर हो रहा है, एकदम तरीके से हो रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये बात करते हैं, देखिए सर, जो अभी तो हालांकि चुनाव हो चुके हैं, जिन मुद्दों पर जनता को फैसला देना था जनता फैसला दे चुकी है, लेकिन अभी तो देखना है कि वो फैसला सही तरीके से जनता के सामने आए, उसके फैसले को बदल नहीं दिया जाए, उसके साथ कोई छल नहीं किया जाए, कोई ऐसा वातावरण तो नहीं बन रहा है। 9 अप्रैल को जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई ने बहुत कहने की बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष का काम नहीं कर सकता है, यानी कि विपक्ष की राजनीति विपक्ष को ही करना होगा, और वो ममता बनर्जी वो करने में सक्षम है। जस्टिस गवई का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण था अदालत में, जो उन्होंने कहा था। तो विपक्ष को इसका काम करना है, तो विपक्ष इसका काम कर रही, और विपक्ष इसका काम करते हुए यह देखने की कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार की तरह अशांति नहीं हो। इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से अगर चुनाव को जीत लेती है, लोगों के दिमाग में स्पष्ट छाप आ गया है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन मैं कहूं सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। शांति की अपील से अशांति की चिंगारियां फूटती है। 1992 में मैंने देखा कि जब वहां पर बाबरी मस्जिद में की शहादत हुई, उसके बाद दूसरे दिन कलकत्ता में कुछ नहीं हुआ और शांति मार्च किया गया, और जैसे ही शांति मार्च किया गया, लोगों को शामिल किया गया, वैसे ही उस प्रकार की भूमिका को बुन दिया गया जो किसी भी राष्ट्र में नहीं बुनना चाहिए था, और भारी दंगा फसाद हुई। तो ये कहाँ तक कलकत्ता चूंकि बहुत ही आहत है विभाजन से भी और दंगाइयों से भी, इसलिए कलकत्ता के लोगों को बार बार ये बात याद आती है कि कहीं हम किसी हिंसा की तरफ तो नहीं धकेले जा रहे हैं। जय श्री राम और जय बांग्ला तो ठीक है, लेकिन आम जनता को जो इसका फल भोगना पड़ेगा, जो स्थिति उत्पन्न होगी, उसका क्या होगा? कहने सुनने में विजय के पीछे बहुत सारी दुख दर्द की कहानियां छिप जाती है। बांग्लादेश का निर्माण हुआ, लेकिन उसके पीछे जो कुर्बानियां हुई, उसकी जो सिस्कियां हैं, उन सिस्कियों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग अभी भी वे लोग जिंदा हैं, जो उद्वास्तु होकर आए थे। उद्वास्तु यहाँ पर कहते हैं शरणार्थियों को, बांग्ला में उद्वास्तु वो कहते हैं जिनका घर द्वार लुट गया था, उखड़ गया था, तो होके आए थे। वो पीढ़ी अभी भी जिंदा है, पीढ़ी जिंदा। उसको डर है क्या फिर कोई अफरा तफरी मचने वाली है, ये आबादी क्या करेगी। तो ये स्थिति है, इसलिए हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि क्या होगा। अब चुनाव जो जनता ने मैंडेट दिया है उसके साथ छल न हो, इतना ही काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, मुद्दे की हम बात कर रहे थे, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पे कि ओवरऑल चुनाव में भाजपा दिखाई देती है क्या? नहीं, दिखाई तो देती है राजीव जी, ऐसा नहीं है कि भाजपा अब की बार 200 पार।
हाँ, अब की बार 200 पार का नारा तो है, लेकिन राजीव जी इस बार तो जिन्होंने नारा दिया था वही नहीं बोले अब की बार 200 पार, और बाकी लोग जो थे वो 170 और 180 करते रहे। तो ये तो समझा जा सकता है कि जब पिछली बार जिन्होंने नारा दिया था अब की बार 200 पार, जब वही नहीं कह रहे हैं तो फिर ये नारा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। लड़ाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि लड़ाई होगी और एंटी इनकम्बेंसी भी, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कितना मिला है ये दूसरा प्रश्न है। लेकिन राजीव जी इससे ज्यादा बढ़कर जो असली चीज है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को एक तरह से कहा जाए कि बंगाल बनाम पूरा राष्ट्र करने की जो कोशिश की, उसके राजीव जी दुष्परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। जी और जिस तरीके से उत्तर भारतीयों के प्रति राजीव जी एक घृणा का भाव या कहिए नफरत का भाव या कुछ भी आप कह सकते हैं, जो दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, उसके बीच भारतीय जनता पार्टी बंगाल में वो आई है। जी कोई भी जीते कोई भी हारे, चाहे ममता दीदी जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे सीपीएम जीते, चाहे कांग्रेस जीते, कोई भी जीते, लेकिन चुनाव के बाद जो राजीव जी परिस्थितियां होंगी उसमें भारतीय जनता पार्टी एक विभाजन के बीच वो आई है। और डिवाइडर इन चीफ की पार्टी जो है राजीव जी, उसने भारत विभाजन की, भले ही जो विभाजन हो या ना हो, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर एक विभाजन की रूपरेखा उसने तैयार कर दी है। तो इसलिए राजीव जी मुझे लगता है, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, कि जब भी वहां दीदी को कोई रिप्लेस करेगा तो वहां रिप्लेस करने वाला वाम मोर्चा या कांग्रेस होगी। भारतीय जनता पार्टी रिप्लेस नहीं कर सकती, चूंकि ये वहां की पार्टी है ही नहीं, इनका जी। वहां कोई ओरिजिन है ही नहीं। ये राजीव जी मुझे लगता है। जी चलिए देखते हैं, अभी कल का दिन बाकी है। आज 15 बूथों पे वोटिंग हो चुकी है और उसके बाद मतलब रीपोलिंग हो चुकी है और उसके बाद परसों लगातार नतीजे आएंगे और उसके बाद काउंटिंग होगी, नतीजे आएंगे। लेकिन उस दोनों तरफ से तैयारियां ज़ोरदार हैं। भाजपा को लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और टीएमसी को एनी हाउ अपनी सत्ता बरकरार रखनी है। ममता बनर्जी इसके आगे भी बहुत कुछ देखना चाहती हैं और चाहती हैं, जैसे अंशु जी बता रही थी कि वो दिल्ली का रुख भी करना चाहती हैं, हालांकि उन्होंने खुद भी बोला हुआ है। लेकिन उसमें अंशु जी ने एक बात और जोड़ी कि वो मुख्यमंत्री के पद को छोड़कर, यानी अभिषेक बनर्जी के हवाले करके अगर दिल्ली की तरफ कूच करती हैं तो बहुत कुछ होगा। ज़रा प्रफुल्ल जी यहाँ कुछ जोड़ना चाहते हैं जल्दी से। जी बस जल्दी से ये कि ये जो नारा है ना, ये ममता बनर्जी ने वाम फ्रंट के खिलाफ यही नारा दिया था, है तो एवार नाले नेवार, अभी नहीं तो तो कभी इसी नहीं। बार अभी नहीं तो कभी नहीं, ये 2011 का नारा है जिसको अभी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए इनके पास तो वो भी कल एक आंकड़ा आप लोगों के सामने रखा था, उस आंकड़े में था 1977 से लेकर 2024 तक, ये 26 है, 2024 तक जितनी भी लोकसभा में जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें आई हैं उसी की सरकार बनी है। क्या इस बार भी वही होने जा रहा है? क्योंकि लोकसभा में 2024 के लोकसभा में टीएमसी को 29 सीटें आई थी और बीजेपी को 12 सीटें आई थी। तो क्या इस बार टीएमसी फिर से 1977 से लेकर 2019 तक यही हुआ है और 2026 अभी सामने, 19 के बाद 21 में चुनाव हुआ और 19 में ममता बनर्जी की पार्टी लीड पर थी और 2024 में भी ममता बनर्जी की पार्टी लीड पे है 29 सीटों के साथ। क्या इस बार भी वही रिकॉर्ड बरकरार रहेगा या रिकॉर्ड टूटेगा? बातें बहुत हो रही हैं और लेकिन इन सब के बीच भाजपा के सामने मुद्दा क्या था, ज़रा खोजिएगा। मुझे तो नहीं दिखा, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा था। और मुद्दा नहीं दिखा, नफ़रत और सिर्फ नफ़रत, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया। तो ये एक बड़ा, और जब आप पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहाँ अभी अंशु जी बता रही थी, आप सब भी बताते हैं, भद्र मानुष की बात होती है और वहाँ पर भद्रता से इतर अगर आप नफ़रत की बात करेंगे तो फिर चीज़ें जो है ना वो किसी और दिशा में जाती हैं। बहुत मज़ेदार होने वाला है इलेक्शन का ये रिजल्ट, इतना तय मानिए, बहुत मज़ेदार होने वाला है। आराम से चाय की चुस्कियों के साथ सुबह 6 बजे से हमारे साथ जुड़िए और लगातार आप तक हम वो तमाम खबरें, घटनाक्रम, सब कुछ। और अब तो कपिल सिब्बल ने कह दिया है कि सीसीटीवी फुटेज जो है उसको रखिए और बाद में उसको लाइव भी करे तो बेहतर होगा, वो फुटेज मिल जाए तो कि क्या चल रहा था अंदर खाने।
और क्यों भाजपा कह रही है कि महिलाएं कल स्ट्रांग रूम के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगी और पुरुष और पूरा जो इनका भाजपा का कुनबा है सबसे पहले मंदिरों में जाकर प्रणाम करेगा। आखिरी वक्त जब कहीं आसरा नहीं मिलता लोग मंदिर का ही सहारा लेते हैं। तो आप अगर जाते हैं कोर्ट में, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलते हैं अब ऊपर वाला बस। देखते हैं दिनकर ने किताब लिखी थी, हारे को हरि नाम, हरे को हरि नाम। जी बिल्कुल। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं किस तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक खबर, चलते चलते एक खबर और बता दूं। कुणाल घोष ने आपको पता होगा प्रफुल्ल जी, कुणाल घोष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है थोड़ी देर पहले। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा था तब उससे पहले, और उनके हाथ भाजपा का इंटरनल सर्वे लग गया है। और भाजपा का इंटरनल सर्वे जो है भाजपा को 78 सीटें दे रहा है। 80 पर टिकने के लिए कह रहा है। हाँ, काफी किसी भी कीमत पर 80 से कम ना हो, 78 से कम नहीं। हाँ, काफ़ी चर्चा में है कि भाजपा का इंटरनल सर्वे ही, हालांकि इस समय ये सर्वे इस बार देर हो गई। प्रशांत जी, हम लोग बात कर रहे थे, इस बार देर हो गई। पहले ये सर्वे पहले आ जाया करता था, यानी आरएसएस का कोई ना कोई सर्वे लीक हो जाया करता था। इस बार लीक नहीं हुआ, इस बार बाद में लीक हुआ है और आज हुआ ये लीक। ये एग्जिट पोल पहले क्यों नहीं लीक